गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज रिया पंघाल और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या क्या बैकग्राउंड था उसका बनने में, क्या क्या हिस्टोरिकल चीजें हुई और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस आई, क्या क्या फेलियर्स आई। इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो ज्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोंटेगू डिक्लेरेशन की, जो 20 अगस्त 1970 को एडमिन मोंटेगू, जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, उन्होंने अनाउंस किया था। ये एक प्रोग्रेसिव और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डेवलप करने की पॉलिसी थे। बट इस पॉलिसी में भी एक लूप होल आ गया था कि इस पॉलिसी में उन्होंने ना कोई टाइमलाइन ना कोई डेट मेंशन की, बस एक प्रोमिस दे दिया था। और वो भी जो प्रोमिस था वो एक भरोसे के लिए दे दिया कि हम आपके लिए एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। फिर उसके 2 साल बाद जब कुछ टाइम हो गया तो लोगों ने सवाल जवाब स्टार्ट करे होंगे, तो उन्होंने दो तीन नए नए एक्ट ले आए। जिसके मतलब एक नया एक्ट ले आए टूवर्ड सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला जाता है उसे 1990 में। जिसमें उन्होंने कुछ इंडियन रिप्रेजेंट को बढ़ावा दे दिया, जिसमें वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो इंडियंस को शामिल किया गया और उन्हें फाइनेंशियल कमिटी में भी काम करने के लिए अलाउ कर दिया गया। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हुई, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स थे, अब वो इलेक्टेड होने लगे थे। तो जब ये सब हुआ उसके बाद एक रिव्यू करने की भी जरूरत पड़ी इन पॉलिसीज को कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसमें साइमन कमीशन की बात की गई, जो 1919 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट की जो प्रोविंसेस थे उनको रिव्यू की उसमें 10 साल बाद, और बताया कि जो भी हमने एक्ट बनाया है ये रिकमेंडेबल है या नहीं है, इसमें कोई फर्दर चेंज चाहिए या ये फुल्ली अच्छी तरह लोगों का इससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें उसमें रिव्यू की गई। और इसको जॉन्स, ये जो था ये चेयर किया था सर जॉन साइमन ने, तो इसीलिए इसे साइमन कमीशन भी बोला जाता है। बट साइमन कमीशन के कुछ बैकलैश थे जो 1927 से 29 तक चले। तो साइमन का जो कमीशन था, इसका एक कंट्रोवर्सी था कि इन्होंने एक भी इंडियंस को इस जो भी मीटिंग हुई थी इसमें शामिल नहीं किया, और सारे इंडियंस को एक्सक्लूजन कर दिया। इस वजह से जो पूरा देश था वो प्रोटेस्ट के लिए खड़ा हो गया। यहाँ से एक डिमांड होती है, एक क्लियर डिमांड शुरू होती है जो इंडियन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद बनाने के लिए करते हैं। इंडियंस कहते हैं कि अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए कि कोई भी एक्सटर्नल इन्फोर्समेंट जो है इसमें आए, या कोई भी बाहर के जो रिफॉर्म्स है ब्रिटिश अपने हम पे इम्पोज करे। हम चाहते हैं कि हम अपना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए और अपने लिए बनाए, अपने देश के लिए बनाए, ना कि हमें उसमें कोई ब्रिटिश का इम्पोज चाहिए। तो फिर क्या होता है, नेहरू अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं 1928 में। तो 1928 में वो साइमन कमीशन को जवाब देते हुए एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें ऑल पार्टी कमेटी बनी, और उसके जो हेड थे वो भी मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने प्रपोज किया कि इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस मिले और इसको एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का खुद अधिकार मिले। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया। और यहाँ पे एक माइलस्टोन हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक आइडिया देता है कि हम अब जो आइडिया देता है कि और मजबूत करता है कि अब इंडियंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही है। तो उसके साथ ही लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 में अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू डिमांड स्टार्ट हो स्वराज की, पुराण स्वराज की, जिसे हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। और इस डिमांड को ऑफिशियली गवर्नमेंट अडॉप्ट भी कर लेती है। और इससे क्लियर मैसेज तो मिल ही जाता है कि अब इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है,
फिर आई ब्रिटिशर्स की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये जो तीन कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1930 से लेकर नवंबर 1932 तक होती है। इसमें एक ब्रिटिशर्स की अनविलिंगनेस की वजह से ये कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई। इंडियंस को ये और क्लियर हो गया कि सिर्फ अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक यूनिक जेन्युइन सेल्फ रूल दे सकती है अब हमको, और कोई हमें अपना खुद के लिए अपने लिए रूल करने के लिए नहीं दे सकता है। तो अब उनमें और वो अब उनके अंदर और भी कॉन्फिड वो हो गया, क्लियरनेस आने लगी थी। तो फिर क्या होता है, जो आइडिया होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो इमर्ज होता है 1934 में। एम एन रॉय इसे प्रपोज करते हैं। फिर 1935 में इंडियन जो कांग्रेस होती है ऑफिशियली जो भी डिमांड होती है उसको एडॉप्ट कर लेती है, और 1938 में नेहरू ने डिक्लेयर कर देते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया खुद लिखेगी बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। अब क्या होता है, तो अब कंपोजिशन और फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो जो डिवीजन होता है वो होता है 4 रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स में, जिसमें आता है प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, डिप्रेस्ड क्लास और मुस्लिम लीग्स। तो क्रिस्प मिशन होता है 1942 में। तो जो वर्ल्ड वॉर ये जो होता है वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को सपोर्ट लेने के लिए, जिसके उस टाइम पे सर स्ट्रैफर्ड क्रिस्प को भेजा था, उन्होंने प्रपोज किया कि वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। लेकिन इसमें भी उन्होंने कुछ क्लियरिटी नहीं दी, और क्लियरिटी की वजह से ये जो मिशन था ये फेल हो गया। और ये 12 अप्रैल 1942 में ड्यू टू लैक ऑफ क्लियरिटी ये मिशन फेल हो गया। तो ये इतना छोटा सा चला ये मिशन। अब तो फिर हम अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फाइनली 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ, इलेक्शन जो थे दिसंबर 1945 और जनवरी 1946 के बीच जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में थे वहां पे हुए। कांग्रेस ने 208 सीट्स को जीता और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स को जीता। इनिशियली जो मुस्लिम लीग थी वो बाइकआउट की। 9 दिसंबर 1946 को असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई जिसमें 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, और जो डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा जो थे इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए। तो दोस्तों ये बस एक हिस्टोरिकल जर्नी थी जिसमें हमने बात करी मोंटेगो डिक्लेरेशन से लेके कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म होने तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आगे तक बात करेंगे कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया और क्या क्या चीजें अडेप्ट हुई कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हुए, क्या क्या चीजें देखी गई, कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, इन सब बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।